वेलकम बैक स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टिव माइंड में आपका स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल टास्क बाय हैविगस्ट। डेवलपमेंटल टास्क के कंसेप्ट को शुरू करने के पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस। अगर हमारा एक ऑप्टिमल डेवलपमेंट हो रखा है तो हर एक स्टेज का क्या एक आउटस्टैंडिंग, क्या एक परफेक्ट बिहेवियर हो सकता है? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हम हर एक स्टेज से हमारी सोसाइटी किस परफेक्ट लेवल के बिहेवियर की हमसे उम्मीद करती है, या अगर बर्थ टू इन्फेंसी, 2 to 6 अर्ली चाइल्डहुड, 6 to 11 लेटर चाइल्डहुड, 11 to 18 एडोलेसेंस, इन डिफरेंट स्टेजेस की बात करें अगर डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे अलग अलग स्टेज में इंडिविजुअल किस अलग अलग प्रकार के फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल फंक्शंस को जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस उनसे होती है वो कर सकता है। इन्हीं सब मुद्दों को हम यहाँ पे डेवलपमेंटल टास्क के कंसेप्ट में बाय हैविगस्ट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। डेवलपमेंटल टास्क नामक टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस या कॉइन किया गया बाय रॉबर्ट हैविगस्ट। According to Robert Havigast, the development of a child can be assessed on the basis of how many tasks he or she has completed, called developmental task. According to Havigast, developmental task is a task which an individual has to and wants to solve in a particular life period. डेवलपमेंटल टास्क का मतलब अकॉर्डिंग टू हैविगस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल अपने वेरियस लाइफ के पीरियड में या स्टेजेज में कुछ स्पेसिफिक प्रकार के फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल फंक्शंस को वो करना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे देखें, 2 साल तक का बच्चा अगर चल फिर पा रहा है, खड़े हो पा रहा है, वो रीड तो नहीं बोल सकते वहाँ पे, अगर वो अपने आसपास की एक्टिविटीज़ को समझ पा रहा है। यहाँ पे 2 से अगर 7 साल के बच्चे की बात करें, वो अगर सेक्स डिफरेंसेस को समझ पा रहा है, वो चीज़ों को रीड कर पा रहा है, 3R के कंसेप्ट को रीड, राइट या रिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो धीरे धीरे करके अपने बोल सकते हैं अपने कंफर्टेबल को, या वो धीरे धीरे करके वो कंफर्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि ईच स्टेज में बच्चा किस प्रकार की स्पेसिफिक फंक्शन को करेगा, और उन्हीं फंक्शंस को हम सोसाइटी के मेंबर होने के नाते या सोसाइटी उनसे उस प्रकार के कार्यों में एक प्रकार के परफेक्शन के साथ उन कार्यों को करने की उम्मीद करती है। इसे ही डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं। लेकिन डेवलपमेंटल टास्क को यहाँ पे स्टडी करने के पहले सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये आता है कि हम डेवलपमेंटल टास्क को क्यों पढ़ें, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, और डेवलपमेंटल टास्क को पढ़ने का क्या एक टीचिंग कनेक्शन दिखता है, क्यों इस कंसेप्ट को पढ़ने से क्या हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसका कोई फ़र्क पड़ेगा, या डेवलपमेंटल टास्क के बारे में और अधिक जानने से बच्चों के किन माइन्यूट फीचर्स के बारे में या किस फीचर्स के बारे में जो डेवलपमेंटली उनसे जुड़े हुए हैं उनके बारे में हमारी जानकारी हो सकेगी। तो ब्रीफ में बोले तो यहाँ पर डेवलपमेंटल टास्क को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है? डेवलपमेंटल टास्क के बारे में जानने से वो सभी फीचर्स हमारे लिए एक गाइडलाइन की तरह काम करते हैं कि सोसाइटी हमसे या उस बच्चे से क्या उम्मीद करती है, और अगर हमें उस अलग अलग स्टेजेस, बर्थ टू 2 to 7, 11 to 19 वेरियस डेवलपमेंटल स्टेजेस के अगर फीचर्स के बारे में या डेवलपमेंटल टास्क के बारे में पता चल जाए जो एक सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस है, तो हम उन बच्चों के लिए उन टास्क को उस बच्चे के लिए या उस बच्चे को अचीव करने के लिए हम वहाँ पे एज अ टीचर या एज अ सोसाइटल मेंबर उसकी हेल्प कर सकते हैं। सेकंड, मोटिवेटिंग इंडिविजुअल। अगर हमें लगता है कि 2 साल तक का बच्चा खड़े हो सकता है, लेकिन अगर खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे सोसाइटी उससे ज़रूर एक्सपेक्ट करेगी कि वो बच्चा खड़े हो। शुरुआती तौर पे वो किसी के माध्यम से या किसी का सहारा लेके खड़े हो, लेकिन बाद में वो अकेले खड़े होने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो खड़े होने की कोशिश नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पे उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है, और इस प्रॉब्लम पर बेस्ड वो अनदर स्टेज के डेवलपमेंटल कार्य को भी अच्छे से वो नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे हम उस बच्चे को मोटिवेट भी कर सकते हैं वहाँ पे। थर्ड थिंग, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सोसाइटी एंड पेरेंट्स। सोसाइटी और पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस है? अगर 2 से 7 साल में बच्चा अगर सेक्स डिफरेंसेस को समझ पा रहा है, बच्चा अगर अपने आसपास के सोसाइटी से जुड़ पा रहा है, तो सोसाइटी उनसे उम्मीद करेगी कि जब तक बच्चा फिजिकली अपने ऑर्गन्स को या अपने बॉडी के वेरियस पार्ट्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, मोटर डेवलपमेंट में करेंगे हम इसे, तब तक वो अपने आसपास के सोशल मेंबर या सोसाइटी से भी वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। टीच द होल चाइल्ड एंड अचीविंग डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स।
अब देखिए, जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमने डेवलपमेंट के टॉपिक में उसके वेरियस डोमेन्स की बात करी थी, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल। और हमने उसमें क्या बताया था कि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है और डेवलपमेंट के सभी डोमेन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। जब डेवलपमेंटल टास्क की बात करते हैं, जब डेवलपमेंटल टास्क की बात करते हैं वहाँ पे क्या देखते हैं कि फिजिकल फंक्शन, कॉग्निटिव फंक्शन और सोशियो इमोशनल फंक्शन आपस में जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब है कि जब बच्चा सीख रहा है, जब बच्चा अपने वहाँ पे कॉग्निटिव प्रोसेस का यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पे उसका सोशल, वहाँ पे उसका इमोशनल एज वेल एज उसकी फिजिकल एक्टिविटी या उसका फिजिकल डोमेन भी वहाँ पे इन्वॉल्व है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डेवलपमेंटल टास्क में हम इन तीनों डोमेन्स को यहाँ पे इकट्ठे समझे, यहाँ पे एक साथ उनको समझे जाने की ज़रूरत है। टीच और इंस्ट्रक्ट एज पर देयर डेवलपमेंटल स्टेजेस एंड एबिलिटीज़। पियाजे डेवलपमेंटल रेडीनेस की बात करते हैं या कॉग्निटिव डेवलपमेंटल रेडीनेस या डेवलपमेंटल रेडीनेस की बात करते हैं। डेवलपमेंटल रेडीनेस का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चा जिस प्रकार की स्पेसिफिक फिजिकल, कॉग्निटिव, इधर सोशियो इमोशनल फंक्शंस को डेवलपमेंटली करने के लिए रेडी है, आप उन्हीं डेवलपमेंटल कार्यों को उन बच्चों से कराएं। अगर मैं बोलूं कि 11 से 18 साल के बच्चे में एक पर्सनल इंडिपेंडेंस की फीलिंग ज़्यादा एक्टिव होती है, बच्चे का ऑपोजिट सेक्स के प्रति आप बोल सकते हैं कि अट्रैक्शन ज़्यादा है, इन्फैचुएशन वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो वो आप 2 से 7 साल के बच्चों से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। 11 to 18 ईयर में अगर हमारे बॉडी में कुछ सेक्सुअल हार्मोनल सिक्रीशन अगर ज़्यादा है, प्यूबर्टल सिम्टम्स बायोलॉजिकली सेक्सुअली अगर हमारे बॉडी में वो ट्रिगर हो रही है, तो उसके कारण ऑपोजिट सेक्स के प्रति वो अट्रैक्शन होगा। तो ये 11 to 18 ईयर के बच्चे का एक स्पेसिफिक डेवलपमेंटल टास्क जो उसके बायोलॉजिकल फिजिकल मैच्योरेशन के प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। तो इसके आधार पे हमें क्या पता चलता है कि एडोलेसेंस के लिए हमारी गाइडेंस, हमारी काउंसलिंग, हमारे बच्चों के प्रति स्पेसिफिक बिहेवियरल पैटर्न क्या होगा, कैसे हम उन बच्चे को एग्ज़ाम में या करियर में, कैसे हम उन बच्चों को या स्टडी करने में या ओवरऑल लाइफ के अपने आसपास के चैलेंजेस को फेस करने में कैसे उन बच्चों की हम हेल्प कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज सपोर्टिव चाइल्ड, जो इसी पॉइंट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। नेक्स्ट में अगर देखें तो नेक्स्ट है डेवलपमेंटल टास्क के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसके फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर, अ डेवलपमेंटल टास्क इज अ मिडवे बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड अ सोशल डिमांड। अगर आप इस स्लाइड को देखें, इस स्लाइड में हमने क्या बताया हुआ है कि डेवलपमेंटल टास्क को यहाँ पे एज अ मिडवे लिया गया है। मिडवे माने एक बीच का रास्ता है इंडिविजुअल डिमांड और सोशल डिमांड के बीच में। इंडिविजुअल डिमांड का यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है कि एक इंडिविजुअल एस्पिरेशंस क्या है, एक पर्सनल एस्पिरेशंस क्या है, पर्सन क्या करना चाहता है या क्या करना चाहती है, और सोसाइटी उनसे क्या कराना चाहती है या क्या करवाना चाहती है, या सोसाइटी की वहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हमारे इसी डेवलपमेंटल टास्क बेस्ड ही होता है। सोशल एक्सपेक्टेशन, हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में एक टॉपिक किया था कि एवरी डेवलपमेंटल स्टेज हैज सोशल एक्सपेक्टेशन, और इसी सोशल एक्सपेक्टेशंस के लिए हैविगस ने कौन सा टर्म यूज़ किया, डेवलपमेंटल टास्क। तो अगर हमें टीचर होने के नाते, पेरेंट्स होने के नाते या एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी के मेंबर होने के नाते अगर हमें ईच स्टेज पर्सन या चाइल्ड की ईच स्टेज का अगर डेवलपमेंटल टास्क हमें पता चल जाए, स्पेसिफिक फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल फंक्शन के बारे में पता हो, तो हम वहाँ पे उस बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, उस बच्चे को समझ सकते हैं, या बच्चा किस प्रकार के फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल टास्क को परफेक्शन के साथ कर पा रहा है या क्या उसे दिक्कतें आ रही है, हम वहाँ पे उस बच्चे की हेल्प भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिडवे का मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंटल टास्क के माध्यम से यहाँ पे इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों को एक रिफ्लेक्शन मिल रहा है। इंडिविजुअल को ये पता चल रहा है कि हम उससे हेल्प करेंगे कि आपको क्या करना है, और सोसाइटी आपसे वहाँ पे किस प्रकार के परफेक्ट आउटस्टैंडिंग बिहेवियर, इधर फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल फंक्शंस की आपसे परफेक्टली वहाँ पे क्या करती है वो, या क्या कर रही है आपसे वो एक्सपेक्ट कर रही है वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट में अकॉर्डिंग टू बायो साइको सोशल मॉडल। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि हैविगस के डेवलपमेंटल मॉडल का नाम क्या है, तो जिस डेवलपमेंटल मॉडल में वो डेवलपमेंटल टास्क के बारे में इन डिटेल बात करते हैं उसका नाम क्या है, बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। और इसी बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से ही हमारे डेवलपमेंट के अदर फीचर्स लाइक सोर्सेस है ना, फैक्टर्स, क्या उसका कौन कौन से फैक्टर्स पे या कौन कौन सी बातों पे डेवलपमेंटल टास्क निर्भर करता है, अभी करेंगे थोड़ी देर में।
डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जो हमने बताया था पहले, अकरिंग इन स्टेजेस, डिसकंटिन्यूअस फिगर की बात करें, एन इंडिविजुअल मूव्स फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर बाय मीन्स ऑफ सक्सेसफुल रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स और परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन डेवलपमेंटल टास्क. These tasks are typically encountered by most of the people in the culture. यहाँ पे ये कौन सी बातें बता रहे हैं? यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हर एक स्टेज में डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो डिसकंटिन्यूअस फिगर में या डिसकंटिन्यूअस वे में. कहने का मतलब क्या कि हर एक स्टेज का कुछ स्पेसिफिक डेवलपमेंटल फीचर होता है जो अपने नेक्स्ट या प्रीवियस स्टेजेस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए वो डिसकंटिन्यूअस है, जो हमने क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव या डेवलपमेंटल डिबेट में उसको कर रखा था. यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं? The successful achievement of which leads to happiness and success with the later task, while leads to unhappiness, social disapproval and difficulty with later task. यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो रहा है, समझिए ध्यान से. बर्थ टू 2, 2 to 7, 7 to 11, 11 to 19, स्पेसिफिक प्रकार का डेवलपमेंटल टास्क हर एक स्टेजेस में देखा जाता है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल डोमेन में. लेकिन कहने का मतलब क्या कि अगर वो बर्थ टू 2 में फिजिकल डोमेन या फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े हुए डेवलपमेंटल टास्क को अगर परफेक्टली कर रहा है और वहाँ पे एक प्रकार का सक्सेसफुल है, वहाँ पे एक प्रकार की हैप्पीनेस है, तो वो उस बच्चे को मोटिवेट करेगा अनदर डेवलपमेंटल स्टेज के टास्क को जो उससे जुड़ा हुआ उसको करने में. एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे रखूँ कि अगर बर्थ टू 2 ईयर तक का बच्चा अगर वॉक कर पा रहा है, बोल पा रहा है, अपनी जगह पे खड़े हो पा रहा है, तो ये डेफिनेटली इस बात की संभावना है कि 2 से 7 साल में उसका सोशल एक्टिविटी बढ़ेगा, वो अपने आसपास के फैमिली मेंबर से और अच्छे तरीके से बर्थ टू 2 ईयर की तुलना में जुड़ेगा. अगर 2 to 7 ईयर में बच्चा अच्छे से चल फिर पा रहा है, दौड़ पा रहा है, अपने आसपास के सोसाइटी को समझ पा रहा है, तो धीरे धीरे उसका पीयर ग्रुप, उसका एजमेट का जो उसका सर्कल है, जो उसका स्फेयर है, उसका जो सोशल स्फेयर है, उसका सोशल वर्ल्ड है, उसकी सोशल इंटेलिजेंसी है, उसका जो बोल सकते हैं जो उसका सोशल एरिना है, वो धीरे धीरे करके वास्ट होना, धीरे धीरे करके वो बढ़ना शुरू होता है. लेकिन वो तभी हो रहा है जब बच्चा चल फिर पा रहा है, जब बच्चा अपने आसपास के फिजिकल वर्ल्ड को या अपने आसपास के सोशल वर्ल्ड को अपने फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा और अच्छे से एज कंपेयर टू प्रीवियस डेवलपमेंटल स्टेज एक्सप्लोर कर पा रहा है. लेकिन किसी कारण से अगर वो नहीं कर पाता है, बच्चा अगर चल फिर नहीं पा रहा है या परफेक्टली वो अपने फिजिकल एक्टिविटी को ड्यू टू सर्टेन डिसेबिलिटी या ड्यू टू सर्टेन इलनेस या अदर कुछ नेगेटिव फैक्टर्स के कारण, तो इस बात की भी संभावना है कि सोशल गैदरिंग उसके फिजिकल एक्टिविटी के परफेक्ट होने की सूरत में जितने अच्छे से होना चाहिए था उतना अच्छे से वो हो नहीं पाता है. तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है डेवलपमेंटल टास्क के कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जब तक एक स्टेज के डेवलपमेंटल टास्क में हमारा परफेक्शन नहीं होगा, जब तक हम उससे हैप्पी नहीं होंगे उसके वेरियस फंक्शन से, जब तक अलग अलग डेवलपमेंटल टास्क में हमारी मास्टरी नहीं होगी, तब तक अनदर स्टेज के डेवलपमेंटल टास्क को भी हम परफेक्टली नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हैविगस देयर आर सेंसिटिव पीरियड्स. वो क्या बोलते हैं कि हर एक डेवलपमेंटल स्टेज में कुछ स्पेसिफिक सेंसिटिव पीरियड होते हैं और इसके लिए उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया है. इस टर्म को प्लीज़ आप लोग सबको याद रखेंगे. दिस इज टीचेबल मोमेंट्स. क्या बोलते हैं वो? टीचेबल मोमेंट्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज मैच्योर एनफ टू लर्न द डेवलपमेंटल टास्क. वो क्या बोलते हैं कि हर एक डेवलपमेंटल स्टेजेज में कुछ स्पेसिफिक या सेंसिटिव पीरियड्स होते हैं और उसी सेंसिटिव पीरियड्स को उन्होंने क्या बोला है? टीचेबल मोमेंट कहा है कि बच्चा अगर हर एक स्टेज में उस डेवलपमेंटल स्टेज के अकॉर्डिंग अगर प्रॉपरली मैच्योर है, तो मैच्योर होने के नाते जो भी डेवलपमेंटल फंक्शंस उस स्पेसिफिक स्टेज में है, फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, सोशियो इमोशनल हो, उसको वो अच्छे से कर सकता है. यहाँ पे इस स्लाइड में आप इसको भी देख सकते हैं. ये देखिए इस स्लाइड में हमने क्या बताया है कि जो हैविगस्ट का जो मॉडल का नाम क्या है? बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट. अगर अगले इसमें देखें, अगर अगले स्लाइड में देखें, इस स्लाइड में देखिए क्या बताया मैंने कि यहाँ पे डेवलपमेंटल टास्क के बारे में बताया गया है और डेवलपमेंटल टास्क को कॉइन किन्होंने किया है? रॉबर्ट हैविगस ने. वो क्या बोलते हैं कि हर एक डेवलपमेंटल पीरियड में कुछ स्पेसिफिक डेवलपमेंटल टास्क से जुड़े हुए सेंसिटिव पीरियड्स होते हैं. और सेंसिटिव पीरियड का मतलब क्या होता है कि अगर उस स्टेज में उन कार्यों को अच्छे से कर लिया जाए तो बच्चा अगले डेवलपमेंटल स्टेज के फंक्शंस को भी और अच्छे से कर पाएगा या कर पाएगी. लेकिन इसी सेंसिटिव पीरियड के लिए हैविगस ने जो टर्मिनोलॉजी यूज किया उसे क्या बोलते हैं? टीचेबल मोमेंट्स. आगे के फीचर में देखें,
अकॉर्डिंग टू हैविगस देयर आर सेंसिटिव पीरियड, जो हमने बता दिया। अब देखिए वो क्या बोलते हैं कि उन्होंने जो अभी थोड़ी देर पहले डेवलपमेंटल टास्क की बात करी, जो हमारे 3 प्रकार के डेवलपमेंटल डोमेन से जुड़ा हुआ है, कौन कौन सा? बायोलॉजिकल और फिजिकल, कॉग्निटिव, देन सोशियो इमोशनल। अब देखिए यहाँ पे टास्क को भी उन्होंने 3 मेजर कैटेगरी में क्या किया है? कैटेगराइज किया। फर्स्ट टास्क इज फिजिकल। तो फिजिकल का मतलब क्या होता है? जो हमारे फिजिकल मैच्योरेशन, जो हमारे बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, जो हमारे फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, लाइक वॉकिंग, रनिंग। नेक्स्ट वन इज कॉग्निटिव टास्क। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे थिंकिंग के प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, जैसे लर्निंग प्रोसेस बोल सकते हैं, लर्निंग टू रीड, राइट, रिथमेटिक, यहाँ पे आप 3R को देख सकते हैं। सोशियो इमोशनल टास्क, सोशल इंटरेक्शन, सेल्फ रेगुलेशन, अपने इमोशंस को समझना, सोसाइटी से ज़्यादा परफेक्ट तरीके से जुड़ना, सोसाइटी को और नज़दीक से समझना, सोसाइटी के मेंबर्स के साथ अपने इमोशंस को शेयर करना, ये सारी चीज़ें सोशियो इमोशनल टास्क में आ सकती है। अनदर पॉइंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है, ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है? वंस द क्रिटिकल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इज ओवर, लर्निंग में स्टिल अकर। वो क्या बोलते हैं कि ठीक है, हर एक डेवलपमेंटल स्टेज का जो स्पेसिफिक डेवलपमेंटल टास्क होता है उसका क्रिटिकल पीरियड होता है, उसका एक सेंसिटिव पीरियड होता है, लेकिन उस क्रिटिकल सेंसिटिव पीरियड के ओवर होने के बाद भी लर्निंग चलता रहता है, उसमें किसी प्रकार का आप बोल सकते हैं या किसी प्रकार का उसमें रुकावट या किसी प्रकार का उसमें हम बोल सकते हैं कि वो स्टॉप नहीं होता, भी ये कह सकते हो। चलिए आगे लिखा हुआ है, सम डेवलपमेंटल टास्क आर सेम फॉर एवरीवन एंड सम टास्क मे बी इन डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट कल्चर्स। बर्थ टू 2 ईयर के डेवलपमेंटल स्टेज के स्पेसिफिक डेवलपमेंटल टास्क को देखें, वो डिफरेंट कल्चर में सेम होगा। कोई भी कल्चर ऐसा नहीं है जहाँ पे 2 या 3 दिन का बच्चा अपनी जगह पे खड़े हो जाएगा, नहीं। फिजिकल देखें या बायोलॉजिकल टास्क को अगर देखें तो डिफरेंट कल्चर्स में फिजिकल डेवलपमेंटल टास्क से जुड़े हुए जो फंक्शंस होते हैं वो मोर और लेस सिमिलर होते हैं, लेकिन सोसाइटल एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग एक वेस्टर्न कल्चर की बात करें, एक ईस्टर्न कल्चर की बात करें। वेस्टर्न कल्चर में सोशल एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ओपन है, वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली पे ज़्यादा जोर है, तो वहाँ पे जो एक पर्सनल डिज़ायर्स होंगे, वहाँ पे जो पर्सनल एस्पिरेशंस होंगे, वहाँ पे इंडिविजुअल की सोच वो ज़्यादा ओपन होगी, वो ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होगी। यहाँ पे हमारे इंडिया में भी सोच ब्रॉड माइंडेड है, लेकिन वहाँ पे ओपन कल्चर ज़्यादा है। तो आप वहाँ पे क्या कह सकते हो कि अलग अलग कल्चर का जो सोशियो इमोशनल सेटअप या सोशल सेटअप अलग अलग होने के कारण सोशियो इमोशनल टास्क में वेरियस कल्चर के अकॉर्डिंग वेरिएशन दिख सकता है यहाँ पे, लेकिन फिजिकल टास्क ऑलमोस्ट सभी कल्चर में जनरली सेम देखा जाता है। जनरली आप बोल सकते हैं एक्सेप्शन केसेस हो सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे बायोसाइकोसोशल मॉडल की बात करी है। यहाँ पे तो बायोसाइकोसोशल मॉडल को समझने के लिए जो अगला हमारा जो यहाँ पे डेवलपमेंटल टास्क में जो हेडिंग है वो है इस डेवलपमेंटल टास्क का सोर्सेस क्या है ना। डेवलपमेंटल टास्क होता कैसे है, डेवलपमेंटल टास्क को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन कौन से ऐसा सोर्स है जो उसे प्रभावित कर सकता है। लेकिन सोर्सेस पे आगे बढ़ने के पहले अगर आप इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखो तो इसी में उस सोर्सेस का बोल सकते हैं कंसेप्ट छिपा हुआ है। मॉडल का नाम क्या है? बायो साइको सोशल। तो यहाँ पे 3 सोर्सेस दिखता है। एक सोर्सेस है बायोलॉजिकल, सेकंड सोर्सेस इज साइकोलॉजिकल और इंडिविजुअल, एंड द थर्ड सोर्स इज सोशल और सोशियो इमोशनल। बायोलॉजिकल सोर्सेस का मतलब होता है जो हमारे फिजिकल मैच्योरेशन से, जो इंडिविजुअल की फिजिकल मैच्योरेशन से जुड़ता है, उसके फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ता है। साइकोलॉजिकल सोर्सेस का मतलब होता है जो इंडिविजुअल के पर्सनल डिज़ायर, उसके पर्सनल एस्पिरेशंस, उसकी अपनी सोच से, उसके अपने काम करने के तरीकों से जुड़ता है। एंड द सोशल का मतलब होता है जो इंडिविजुअल के आसपास के सराउंडिंग, उसके सोशल सेटअप, उसके सोशल स्फेयर, उसके फैमिली, उसके नेबर, उसके आसपास का रीजन, उसका वर्क प्लेस, इन सब चीज़ों से यहाँ पे जुड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग डेवलपमेंटल टास्क के सोर्सेज या बायो साइको सोशल मॉडल की बात करें तो वहाँ पे 3 मेजर सोर्सेज की हम वहाँ पे बात करते हैं। फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल जो हमारे फिजिकल मैच्योरेशन से जुड़ता है इंडिविजुअल के। सेकेंड वन इज साइकोलॉजिकल जो इंडिविजुअल के एस्पायर्स, पर्सनल एस्पायर्स, एस्पिरेशंस या डिज़ायर या उसकी अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से जुड़ता है। एंड थर्ड वन इज सोशल जो इंडिविजुअल के अपने सोशल स्फेयर या सोशल सेटअप से जुड़ता है। अब देखिए यहाँ पे कौन सी बातें लिखी हुई है।
फिजिकल मैच्योरेशन जो तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, फिजिकल मैच्योरेशन में जनरली क्या आता है कि बायोलॉजिकल या भी जो भी जेनेटिक मेकअप है या जो भी हेरिडिटरी फीचर्स है, और हेरिडिटरी फीचर जो हम अपने माँ बाप से हमारे बॉडी में जो आते हैं किसके माध्यम से, क्रोमोसोम्स के माध्यम से, है ना, लर्निंग टू वॉक, लर्निंग टू रन, ये सारी एक्टिविटी हमारे फिजिकल मैच्योरेशन बोले तो फिजिकल ग्रोथ और फिजिकल डेवलपमेंट के कारण हमारे बॉडी में जो एक ओवरऑल फिजिकल चेंज फंक्शन के लेवल पे एज अ डेवलपमेंट देख पा रहे हैं वहां पे। नेक्स्ट वन इज पर्सनल वैल्यूज एंड एस्पिरेशंस। इसमें साइकोलॉजी की बात करते हैं। पर्सनल वैल्यू और एस्पिरेशंस का मतलब क्या होता है कि एक इंडिविजुअल किस प्रकार के ड्रीम सेट करता है, उसके अपने क्या ऑप्शंस हैं, वो किस प्रकार के करियर अपॉर्चुनिटीज को लाइफ में क्या कर रहा है, वो अवेल कर रहा है, लाइफ में उसको वो एक्सप्लोर कर रहा है, कर रही है, या उसको एक्सप्लोर करना चाहता है। और ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई, अगर वो फिजिकली एक्टिव नहीं होगा तो उसका पर्सनल डिजायर्स भी उतना स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि पर्सनल डिजायर्स स्ट्रांग तभी होते हैं जब हम सोशियो कल्चरल वर्ल्ड से जुड़ते हैं। सोशियो कल्चरल वर्ल्ड से हमारी नज़दीकियाँ बढ़ती है, लेकिन वो फिजिकली मेच्योर होने की हालत में, फिजिकल एक्टिविटी के परफेक्ट होने की कंडीशन में ही हम अपने आसपास के सोशियो इमोशनल वर्ल्ड को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सोशियो इमोशनल में क्या लिखा हुआ है कि जो सोशियोलॉजी से जुड़ता है, आप देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हुई, फिजिकल मैच्योरेशन रिलेटेड टू बायोलॉजी, personal values related to psychology, and socio-structural and cultural forces related to sociology, specific cultures, laws, expectations, क्या सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस है, क्या लॉ है, क्या वहाँ पे कस्टम्स है, क्या वहाँ पे कल्चर है, इन सब चीज़ों का असर हमारे पर्सनल एस्पिरेशंस, हमारे पर्सनल डिज़ायर्स या व्यक्ति विशेष की इच्छाओं पे, उसके करियर अपॉर्चुनिटीज़ पे, ये सारे फैक्टर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। According to Havigast, biology and societal influences more, but personal values and aspirations influences on identifying the task more meaningfully. अब देखिए ये क्या बोलते हैं कि बायोलॉजी और सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है, लेकिन पर्सनल वैल्यू डेवलपमेंटल टास्क के एकम्प्लिशमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए क्या है। एक ही फैमिली के अगर 2 बच्चे का एग्जाम्पल लें तो हो सकता है उन दोनों बच्चों में बायोलॉजिकल फीचर एक ही माता पिता के बच्चे होने के नाते बहुत हद तक सेम हो, एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, बहुत हद तक सेम होगा। सेम सोसाइटल सेटअप के कारण आसपास का जो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स है, फोर्सेस है, उस पर भी उसका भी असर आप देख सकते हैं सेम होगा उन दोनों बच्चों। लेकिन उन दोनों बच्चों का जो पर्सनल डिजायर्स है, पर्सनल एस्पिरेशंस है, व्यक्तिगत इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो बिल्कुल भी डिफरेंट होगी। बायोलॉजिकली और सोशियो कल्चरल सेटअप के पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर होने के बावजूद भी उन दोनों बच्चे की सोच बिल्कुल डिफरेंट होगी। हमने डेवलपमेंट में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट इज प्योरली इंडिविजुअलिस्टिक कंसेप्ट। विकास बहुत ही निहायत ही व्यक्तिगत मामला है, और ट्विंस आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल इनमें भी डिफरेंसेस होता है। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि हो सकता है दोनों बच्चे का बायोलॉजिकल सोशल सेटअप सेम है, लेकिन एक बच्चा पढ़ने में ज़्यादा समझदार हो सकता है, एक बच्चा फिजिकल एक्टिविटी में उसकी इन्वॉल्वमेंट उसकी ज़्यादा हो सकती है, एक बच्चे का करियर अपॉर्चुनिटी डिफरेंट हो सकता है, दूसरे का करियर अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट हो सकता है। एक बच्चे का लाइफ के प्रति सोच, लाइफ के प्रति उसकी जो थॉट है वो वेरी कर सकती है, दूसरे बच्चे की लाइफ के प्रति थॉट एक ही फैमिली मेंबर या एक ही फैमिली के मेंबर होने के नाते सेम सेटअप के बाद भी उनमें डिफरेंसेस, उनमें वेरिएशन पाया जाना स्वाभाविक है। और इसे ही नेचर का सबसे बड़ा फीचर माना जाता है कि किसी भी जगह पे सिमिलरिटी हो या ना हो, लेकिन वहाँ पे डाइवर्सिटी जरूर पाई जाती है। और हमने इस कंसेप्ट को भी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन में हमने डिटेल में करा था। आपने अगर नहीं देखा है तो उस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की वीडियो को जाके आप चेक कर सकते हो। अब कौन कौन सा फैक्टर इस डेवलपमेंटल टास्क को क्या करता है, प्रभावित करता है, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स का रोल होगा जो स्टेज स्पेसिफिक में उस इंडिविजुअल को उस डेवलपमेंटल टास्क को सेटिस्फाइंग तरीके से सक्सेसफुल्ली उसे अचीव करने के लिए क्या करे, फैसिलिटेट करे। द फर्स्ट वन इज गुड फिजिकल हेल्थ। जब तक आपका फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, हम लोग जब डेवलपमेंट के वेरियस डोमेन्स की बात कर रहे थे तो हमने वहाँ पे बताया था कि डेवलपमेंट के सभी डोमेन्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन जब तक डेवलपमेंट बच्चे का फिजिकली सबसे पहले परफेक्टली नहीं होगा तब तक वो डेवलपमेंट के अदर डोमेन्स लाइक कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल को भी फैसिलिटेट नहीं करेगा। डेवलपमेंट का फिजिकल डोमेन स्टार्ट होता है बाकी अदर डोमेन्स के साथ साथ, लेकिन फिजिकल डोमेन सबसे पहला डेवलपमेंट की शर्त है कि जब तक बच्चा चल फिर नहीं पा रहा, जब तक बच्चे का एक ओवरऑल बच्चे के फिजिकल एक्टिविटी में वो कंट्रोल या मास्टरी या वो
आप बोल सकते हैं मास्टरी नहीं कर पा रहा है वहाँ पे, तब तक डेवलपमेंट के अदर कॉग्निटिव सोशियो कल्चरल फंक्शंस का भी कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। सो वहाँ पे सबसे पहले बच्चे का फिजिकल हेल्थ ठीक होना चाहिए, बच्चे का अच्छे से खाना पीना दिया जाए, वहाँ पे जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसे अच्छे से वहाँ पे क्या किया जाए, सपोर्ट किया जाए बच्चे के फेवर में। फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि बच्चों के लिए फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट, बच्चों के सपोर्ट में, बच्चे के फेवर में एनवायरनमेंट होना चाहिए। और ये एनवायरनमेंट सिर्फ स्कूल में नहीं है ना, वो एनवायरनमेंट उसके घर में होना चाहिए, और ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं। जब डेवलपमेंटल टास्क की बात करते हैं और डेवलपमेंट के लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव या लाइफ लॉन्ग पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, उसमें एडल्टहुड का फीचर तक उसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये हम इंडिविजुअल पे भी लागू होता है कि हमारा जो वर्क प्लेस है, हमारी फैमिली सेटअप है, हमारे आसपास का जो सोशो कल्चरल सेटअप है, वहाँ पे क्या हमारे फेवर में या वहाँ पे एनवायरनमेंट फैसिलिटेटिंग या किसी इंडिविजुअल के ग्रो करने के लिए या डेवलपमेंटली ग्रो करने के लिए उसके फेवर में है या नहीं। थर्ड वन इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, जब आप डे टू डे लाइफ में देखेंगे तो देखिए प्रॉब्लम्स हमारे डे टू डे लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा है, इस बात को मानना पड़ेगा हमें, ठीक है। लेकिन उन प्रॉब्लम्स से हम कैसे टैकल करते हैं, उन चैलेंजेस को हम कैसे ले रहे हैं, उन चैलेंजेस को हम एज एन ऑब्स्टिकल टेक कर रहे हैं या उन चैलेंजेस को कैसे खत्म करें, उन चैलेंजेस को कैसे कम किया जाए, हम उसे इस रूप में ले रहे हैं। तो वहाँ पे गाइडेंस एंड काउंसलिंग, वहाँ पे विचार विमर्श की बात करें, समझाने की बात करें, वहाँ पे उस बच्चे को मोटिवेट करने की बात करें, ये सारी चीज़ें उस बच्चे के डेवलपमेंटल टास्क के फीचर को बहुत अच्छे तरीके से उसे एकम्प्लिश करने में उस बच्चे की या किसी भी इंडिविजुअल की हेल्प करता है। वहाँ पे मोटिवेशन जो एक ट्रिगर फोर्स है इंटरनली या साइकोलॉजिकली, जो हमें ट्रिगर कर रहा है किसी भी काम को करने के लिए, और वो किसी भी काम या कोई भी काम वो फिजिकली, कॉग्निटिवली, सोशियो इमोशनली या किसी भी डेवलपमेंटल डोमेन से वो जुड़ा हुआ हो सकता है। लास्ट स्लाइड में अगर हैविगस्ट की बात करें तो हैविगस्ट ने डेवलपमेंटल टास्क के बेस पर या सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के बेस पर उन्होंने 6 मेजर एज पीरियड्स की बात करी। कौन कौन सा एज पीरियड एक बार इसे देख लीजिए। इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, बर्थ टू 5 ईयर्स, मिडिल चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स, एडोलेसेंस 13 to 18 ईयर्स, अर्ली एडल्टहुड 19 to 29 ईयर्स, मिडिल एडल्टहुड 30 to 60 ईयर्स, एंड लास्ट वन इज लेटर मेच्योरिटी 61 एंड एबव यहाँ पे। तो इसके साथ ही यहाँ पे जो हमने डेवलपमेंटल टास्क पे जो डिस्कशन यहाँ पे शुरू किया था वो डिस्कशन यहाँ पे ओवर हो रहा है। आई होप इस डिस्कशन से डेवलपमेंटल टास्क से जुड़े हुए वेरियस माइक्रोस्कोपिक इश्यूज़ के बारे में आपकी डाउट्स आप क्लियर हुए होंगे, आपकी एक समझ बनी होगी। अगले वीडियो में हम डेवलपमेंट से जुड़े हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमारे कोऑर्डिनेशन, जो हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स के मास्टरी से जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग मोटर डेवलपमेंट भी कहते हैं, तो उस मोटर डेवलपमेंट की वीडियोस के साथ हम अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच ओवरऑल।